यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप मध्य 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, जो लगभग 1730 से लेकर 1770 के बीच की बात है, इस सदी में यूरोप के नक्शे को देखते हैं, राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। जैसा कि आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को देखते हैं, ये सब राजशाहियों, डचियों और कैंटोनों में बटे हुए थे, जिनके अपने शासक बल हुआ करते थे। मैं राकेश नॉलेज कॉर्नर, मैं आज पार्ट 3 लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ और इसका यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का उदय जो है बहुत संघर्षों के बाद हुआ, जो अलग अलग जातियों में, पूरे यूरोप अलग अलग जातियों में, भाषाओं में बटे हुए थे। उन सबको एक करना बहुत ही मुश्किल था और सभी लोग जो राष्ट्र के प्रति न होकर वह राजाओं के प्रति, सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। पूर्वी और मध्य यूरोप को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के अधीन थे। इसमें वहाँ की जनता का सामूहिक पहचान और संस्कृति नहीं था। अक्सर वे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग जातीय समूह में होते थे। अगर उदाहरण के तौर पे अगर ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें, वहाँ पे हैब्सबर्ग साम्राज्य के कई छोटे छोटे क्षेत्रों में के जन समूह और अलग अलग भाषाएं थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी, वेनेशिया जनजातीय इतालवी बोलते थे। हंगरी के अन्य लोग जो मैग्यार भाषा बोलते थे एवं अन्य भाषा का प्रयोग करते थे। गलेशिया में नोबिलिटी या कुलीनबर्ग जो पोलिश भाषा की प्रयोग करते थे। बोहेमिया में उत्तर की तरफ देखें स्लोवाक, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व में राउमन जनजातीय भाषाएं, जनजातीय लोग और जनजातीय लोग भाषाएं अलग अलग बोलते थे। इसीलिए इन लोग समूहों में राजनीतिक एकता में बांटना बहुत मुश्किल था। इसमें सभी समूहों को बांधने वाला सिर्फ एक ही था, जो सम्राट के प्रति निष्ठा थी। इसके बावजूद राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, इसका विश्लेषण हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद उभरा। अब हम फ्रांस के और यूरोप के कुलीनबर्ग और मध्य वर्ग की बात करें, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की बात करें, तो हम यह देखते हैं कि समाज में और राजनीतिक रूप से ये जमीन के मालिक हुआ करते थे और कुलीनबर्ग होते थे और इनका राजा के प्रति ज़्यादा निष्ठा थी और ये लोग जो है राजा से बहुत करीब हुआ करते थे। काफ़ी संपन्न वर्ग थे। इनकी जीवन शैली, रहन सहन ये सभी लोगों की तरह थी। प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियां हुआ करती थी, शहरों में हवेलियां होती थी और राजनीतिक कार्यों में और उच्च वर्गों के बीच यह लोग ज़्यादातर फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। इनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए होते थे। यह शक्तिशाली वर्ग और कुलीन वर्ग होते थे और संख्या में बहुत कम समूह इनका होता था। जैसा कि हम भारत में अगर देखें तो जमींदारी व्यवस्था से अगर हम इसकी तुलना करें तो यह सही होगा। जिस प्रकार से फ्रांस में यूरोपियन की हैसियत थी, उसी प्रकार अपने भारत में जमींदारों की भी हैसियत थी। यूरोप में अधिकांश लोग किसान थे।
जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास, जिसको सर्फडम या गुलाम कह सकते हैं, यह खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप की बात करें, वेस्टर्न और वेस्ट सेंट्रल यूरोप की बात करें, तो उन हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। व्यापार की वृद्धि से शहरों का विकास होने लगा था। वाणिज्यिक वर्ग, कमर्शियल क्लास का भी उदय हुआ, जिसका संबंध बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में पहला औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ था, और जहां जो कॉटन, जो का कपड़े की जो है उत्पादन शुरू हुआ था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के दरमियान हुआ। औद्योगिकरण का परिणाम स्वरूप अगर हम सामाजिक रूप से विश्लेषण करें तो श्रमिक और वर्किंग क्लास, जो मध्य वर्ग में आप उद्योगपति, व्यापारिक वर्ग और अन्य उससे संबंधित सेवा वर्ग का उदय हुआ। कुलीन वर्ग, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनका विशेषाधिकार समाप्ति के बाद जो है वह शिक्षित वर्ग के रूप में आगे आए, और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के लिए इन लोगों ने प्रसारित करने में, जो पूरे यूरोप को एक करने में, राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाने में इन लोगों का एक विशेष महत्व रहा है। अब हम यूरोप के माध्यम से यह देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद के काफ़ी करीब था। लिबरलिज्म शब्द के मूल लिबरल पर आधारित था, जिसका अर्थ था आज़ाद, फ्री। इसको हम दो परिप्रेक्ष्य में समझें तो आसान होगा, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और दूसरा हम मार्केट के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी शब्द को समझे तो ज़्यादा उचित होगा। अभी हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उदारवाद या आज़ाद शब्द का क्या अर्थ है। तो राजनीतिक रूप से उदारवाद या आज़ाद शब्द का अर्थ एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो आपसी सहमति से बने कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। जैसा कि फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे निरंकुश शासक का अंत और शासन विधि जनता के हाथ में चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार बनाने की थी। 19वीं सदी में उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया। जैसा कि फ्रांस में मताधिकार की बात करें तो हम यह जानते हैं कि और क्लास 9th में भी हम लोगों ने यह पढ़ा, एक्टिव और पैसिव सिटीजन की बात पढ़े, तो वहाँ पे संपत्ति, जो संपत्तिवान थे, जिनके पास संपत्ति थी, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। संपत्ति विहीन पुरुष एवं महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा गया। आपने देखा कि जैकोबियन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त थे, लेकिन नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन कोड्स, पुनः सीमित मताधिकार वापस आई, जिसमें महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती दौर में महिलाओं, संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान अधिकार, राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए वह विरोधी आंदोलन चलाए। जब हम अब राजनीतिक स्थिति की तो बात हमने कर ली, अब आर्थिक उदारवाद की बात करें, जो बाजारों से संबंधित थे, जिन्हें भी उदारवाद के तहत लाना था।
जो पूंजी का आवागमन, बाजारों पे जो प्रतिबंध लगे हुए थे, ये बहुत सारे जो कर देने पड़ते थे, उन करों को ख़त्म कर एक करना भी, एक उस बाधा को दूर करना भी एक बहुत बड़ा कदम था। अब हम आर्थिक उदारवाद की बात करते हैं, जिसमें बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर अलग अलग राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के लिए दबाव उदारवाद द्वारा किए जा रहे थे, जो कि जरूरी था। 19वीं सदी में उभरते हुए मध्यम वर्ग इस बात को जोर दे रहे थे कि बाजारों को खुला किया जाए, मुक्त किया जाए, आज़ाद किया जाए। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेश, जो छोटे छोटे प्रदेशों में थे, से उन्हें 39 राज्यों का महासंघ बना। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा, नापतौल, सीमा शुल्क, अलग अलग सेंटीमीटर नापने का पैमाना, जिसे एले कहा जाता था, जो कभी बढ़ती थी घटती थी। एक समान उन लोगों का मापतौल नहीं था, जिसे व्यापारी वर्ग हमेशा परेशान होते थे। अलग अलग सीमाओं में जाकर अलग अलग कर देना पड़ता था। अलग अलग जो मुद्राएं थी, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान थे, जिससे कि पूंजी का आवागमन भी लगभग अवरुद्ध होता जा रहा था, जिसको ये चाहिए था कि बाजारों को भी उन्मुक्त कर दिया जाए, खोल दिया जाए, जिसको व्यापारी वर्ग इसे बाजार के लिए बाधा मानते थे और जिसे खत्म कर एकीकृत करने की मांग की जा रही थी। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ, जिसे जॉलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन के राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को खत्म किया। मुद्रा को जो 30 मुद्रा थी, उसको 2 कर दिया गया। रेलवे लाइन बिछा दी गई ताकि जो है व्यापार की गतिविधि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो सके, पूंजी का आवागमन वह हो सके, सामान एक जगह से दूसरी जगह जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। और जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकीकरण एवं राष्ट्रवादी भावनाओं को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा गया। तो बच्चों, हमने यह देखा कि जो रिफॉर्म, जो बदलाव हो रहे थे, जिसको डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं, जिसमें कि लोगों को जो अधिकार, जो प्रशासनिक राजनीतिक अधिकार, जो वोट देने का अधिकार मिलना, बाजारों का खुलना और बाजारों में बढ़ चढ़कर जो बदलाव हुए, जिसमें जो एक औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके तहत ये सारे चीज़ आवश्यक थे और ये सारे मिलकर जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना को और राष्ट्रवाद को लाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण जो है मोनार्की सिस्टम, जो राजतंत्र खत्म होकर वह शासन विधि आम जनता के हाथ में आ गई और वह जिससे सारे धीरे धीरे कर बहुत सारे बदलाव पूरे यूरोप में हुए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का अगर समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का भी वीडियो जो बहुत जल्द भी आएगा। नमस्ते।